Hello and welcome, all of you, all the students of second year. In last lecture, we have seen isotopes. Today, we are going to see isobars, isotones, and the difference between isotones and isomers. ठीक है? What are isotones and isomers? ठीक है? तो आज के लेक्चर में देखेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने आइसोटोप्स देखा था और उसके एग्जांपल्स देखे थे. तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोबार्स. ठीक है. तो आइसोबार्स की पहले तो डेफिनेशन देखेंगे. यहाँ पे देखेंगे हम डेफिनेशन. तो क्या देखेंगे? एटम्स हैव सेम मास नंबर, है ना. एटम्स हैव सेम मास नंबर but different atomic numbers. Atoms have same mass number but different atomic numbers called isobars. या तो और बोल सकते हैं atoms of different elements having different atomic number but same mass number. Atoms of different elements having different atomic numbers but same mass number. मतलब मास नंबर तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेंगे. डिफरेंट एटॉमिक, है ना. ठीक है. डिफरेंट एटॉमिक. ठीक है. तो आज कंटिन्यू करेंगे. तो उसके एग्जांपल्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. चलेगा? चलिए. तो एग्जांपल्स अगरचे देखें तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आर्गॉन ले रहा हूँ, एक पोटेशियम लूंगा और एक कैल्शियम लेंगे. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना. डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, सभी डिफरेंट हैं. जिसके अंदर में हम क्या कह रहे हैं कि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा. जैसे मान लो कि इसका 18 है, इसका 19 और ये 20 है. 18, 19, 20 डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट मास नंबर सभी का क्या रहेगा? सेम रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल 40, 40, 40. ठीक है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स. क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइसो मीन्स क्या होता है? इक्वल, है ना. बार्स मीन्स क्या होता है? हेवी, है ना. बार्स क्या होता है? हेवी. इक्वली हेवी वेट होने वाले, जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के रहेंगे, लेकिन वेट कैसा रहेगा? सभी का सेम रहेगा. डिफरेंट हेवी रहेंगे और सेम रहेगा. ठीक है. इक्वल इन वेट. ठीक है. तो ऐसे इसके एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे अगरचे आर्गॉन का केस देखें, आर्गॉन का, तो आर्गॉन के केस में क्या नजर आता है? हम यहाँ पे बता सकते हैं एटॉमिक नंबर 18 है और मास नंबर 40 है ना. तो अभी यहाँ पे अगरचे हम एक्चुअल में अगरचे देखें न्यूक्लियस में, तो यहाँ पे आर्गॉन के न्यूक्लियस में 22 न्यूट्रॉन्स रहेंगे और 18 क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स रहेंगे. 18 क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स रहेंगे. ठीक है. और उतने ही नंबर ऑफ क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. मतलब 80 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बच्चों, है ना. तो ये होते हैं आइसोबार्स, जिसके अंदर में एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट एटम्स के, है ना. डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट मास नंबर कैसा रहेगा? सेम रहेगा, 40. ठीक है. ऐसे केस देख रहे हैं हम लोग. जैसे मान लो कि पोटेशियम के केस में हम लोग देख रहे हैं पोटेशियम. ठीक है. यहाँ पे 19 और ये क्या रहेंगे? 40. ठीक है. अगरचे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नजर आएगा हमें 21 क्या रहेंगे? न्यूट्रॉन्स रहेंगे और क्या रहेंगे? 19 प्रोटॉन्स रहेंगे. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही होते हैं, हमें पता है. ये 19 इलेक्ट्रॉन्स. ये हो गया पोटेशियम के केस में. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैल्शियम के केस में क्या होगा. कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर अगेन इक्वल 40. तो यहाँ पे हम देखें 20 न्यूट्रॉन्स रहेंगे और 20 क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स रहेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही रहेंगे. आ गया? ठीक है. उतने ही रहेंगे. ओके, चलिए, है ना. तो ये हो गए हमारे आइसोबार्स. उसके एग्जांपल्स देखे हमने, आइसोबार के एग्जांपल्स देखे. अब उसके बाद देखना है हमें आइसोटोन्स. क्या देखना है? आइसोटोन्स. नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे आइसोटोन्स के बारे में.
आइसोटोन्स। ठीक है, अब आइसोटोन्स किसको कहेंगे? एटम्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटम्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मासेस, मतलब मास नंबर भी डिफरेंट रहेगा और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एटम्स ऑफ different elements having different atomic number but atoms of different elements having different atomic number and different mass number, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट रहेगा और मास नंबर भी डिफरेंट रहेगा और एलिमेंट्स भी क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर एक चीज क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि एग्जांपल हम देख रहे हैं कार्बन, फिर उसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं मान लो नाइट्रोजन, और उसी के साथ साथ देख रहे हैं मान लो ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 16 रहेगा, मास नंबर मान लो 14, नाइट्रोजन का 7 रहेगा और एटॉमिक नंबर और मास नंबर रहेगा 15, ऑक्सीजन का 8 रहेगा और मास नंबर रहेगा 16 मान लो। ठीक है ना। अब इसको अगर इनडिफरेंट अगर हम देखना चाहें, है ना, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो कि कार्बन के केस में देख रहे हैं हम लोग, कार्बन के केस में, तो कार्बन में अगर देखें तो एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 14 अगर लिया, तो इसके अंदर में 8 न्यूट्रॉन्स रहेंगे और बचे हुए क्या रहेंगे? 6 प्रोटॉन्स रहेंगे, 6p+, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। आ गया? ठीक है, अब उसी के साथ साथ अगर डिफरेंट केस नाइट्रोजन के अगर देखें 7, 15, अब यहाँ पे अगर देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 रहेंगे, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 रहेंगे, लेकिन प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो कितने होंगे? 7 प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। आ गया समझ में? ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑक्सीजन के केस में क्या होता है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। अब यहाँ पे अगर देखें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो 8। आ गया? तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। तो इसमें से ये समझ में आता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट, सभी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम रहेंगे जिनका मास नंबर भी डिफरेंट रहेगा और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट रहेगा। आ गया? तो इसको बोलेंगे आइसोटोन्स, इसको बोलेंगे आइसोटोन्स। ठीक है, आगे ओके, ये आइसोटोन्स हो गए। चलिए, तो नेक्स्ट केस आगे देखेंगे, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, जिसके अंदर में हमें ऑड एंड इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और उसी को NZ रेशो भी कहा जाता है, तो वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो या NZ रेशो। अब N लिया जाता है न्यूट्रॉन्स के लिए। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं तो वो प्रोटॉन नजर आ रहा है, तो प्रोटॉन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो इक्वल टू एटॉमिक नंबर विच इज इंडिकेटेड बाय Z, या तो फिर P ले सकते हैं या तो Z भी ले सकते हैं, तो NP या NZ रेशो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी देखना है। ठीक है, अब कोई भी न्यूक्लियर जो बना हुआ होता है ना, तो वो किससे बना हुआ होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या करते हैं? टेंड टू फ्लाई, मतलब वो क्या करते हैं? वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, है ना। बट न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं? उसको होल्ड करके रखते हैं प्रोटॉन्स को टुगेदर विद इन द न्यूक्लियस, है ना, क्योंकि वहां पे क्या होता है? न्यूक्लियस का क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्रोटॉन के ऊपर, तो प्रोटॉन अगर चाहें तो भी बाहर इजीली नहीं निकल सकते। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो होती है, द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस सीम टू बी डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो, दैट इज NP रेशो और NZ रेशो। ठीक है, इन द न्यूक्लियस, NP या NZ। P की जगह Z क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, और एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से, या तो फिर आप P ले सकते हो या Z ले सकते हो, है ना, एनी हाउ। ठीक है, तो इससे हमें क्या नजर आता है कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो होता है ना, फॉर ऑल नॉन स्टेबल एलिमेंट्स, है ना। तो अब उसकी फिगर में अगर से देखें,
फिगर टाइप में, तो हम अच्छे से देख पाएंगे। क्या बताता है कि यहाँ पे अगर देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का आपको फिगर के अंदर में नजर आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इंडिकेटेड बाय P, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि N से डिवाइड किए। अब यहाँ से न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियोज ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई अगर देखें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियोज ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N टू P यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, मतलब ये अल्फा इमिशन हो गया, ये बीटा इमिशन नजर आ रहा है, और ये स्टेबिलिटी बेल्ट। अब यहाँ पे अगर देखो है ना, द लोअर एलिमेंट्स अप टू जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, दैट इज Z इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 20, है ना, जिसका 20 या 20 से कम होगा। द स्टेबल न्यूक्लिया हैव अबाउट इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो सभी के अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नियर अबाउट इक्वल होते हैं, मतलब N के बराबर होते हैं। N डिवाइडेड बाय P इज इक्वल टू क्या होगा 1 ही रहेगा, ठीक है। अब जो हायर एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, दे मस्ट बी मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, तो वहां पे क्या होता है, न्यूट्रॉन का रेशियो अगर प्रोटॉन से करें तो मोर देन प्रोटॉन रहेगा, दैट मीन्स 1 या 1 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। द शेडेड पोर्शन इन फिगर, ये जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको शेडेड पोर्शन, तो ये शेडेड पोर्शन में अगर देखें है ना, तो ये क्या बताता है, रीजन और द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी, तो इसके इन बिटवीन जो आएंगे तो वो कैसे रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कैसे रहेंगे, स्टेबल, है ना। द एलिमेंट्स हुज न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियोज लाइज इनसाइड द बेल्ट, इनके बीच में ही रहेगा, तो वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब उससे कम अगर रहेंगे तो भी हम स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी, और उससे ज्यादा रहेंगे तो भी स्टेबिलिटी कम रहेगी। आ गया समझ में, तो इसको कहा जाता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, है ना, एंड NZ रेशियो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, दूसरे एग्जांपल्स के अंदर में, तो यहाँ पे हमें और दूसरी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। देखिए, है ना, द न्यूक्लियस दैट इज अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट विच इमिट्स बीटा पार्टिकल्स, है ना, बीटा पार्टिकल्स, वेयर बाय अ न्यूट्रॉन इज converted to proton, that thus NP decreases, neutron to proton ratio decreases, and nucleus becomes more stable or enters the stability belt, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14 है। अब यहाँ पे अगर मान लो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए, है ना, तो यहाँ से एक यहाँ नंबर ऑफ क्या हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ गया, यहाँ पे 7 हो गया, तो क्या होगा, न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन 7 हो गए और न्यूट्रॉन तो उतने ही है जैसे कार्बन में नजर आ रहे थे, ठीक है। मास नंबर तो उतना ही है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, 1 से बढ़ गया, है ना, तो यहाँ पे बीटा एक है ना, -1 बीटा किया, मतलब स्टेबिलिटी बेल्ट में आ गया वो, स्टेबिलिटी बेल्ट में। तो यहाँ पे NP रेशियो क्या होगा 1.33 टू प्रोटॉन रहेंगे 1 और न्यूट्रॉन रहेगा 1.33, ठीक है। अब वैसे ही सेकेंड केस में देखिए आप, तो आपको नजर आएगा यूरेनियम के केस में, है ना, यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 एंड मास नंबर 238। अब वहां पे अगर से देखें हम लोग तो प्रोटॉन क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है, प्रोटॉन क्या हो गया, कम हो गया, तो थोरियम में कन्वर्ट हो गया, तो 90 एंड 234 मास नंबर। तो यहाँ पे अगर NP रेशियो अगर से देखें तो न्यूट्रॉन का रेशियो हमें नजर आ रहा है 1.565 और यहाँ पे प्रोटॉन का रेशियो नजर आ रहा है 1.60। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया जो होते हैं, जो कंटिन्यूअसली अल्फा और बीटा पार्टिकल्स क्या करते हैं, इमिट करते हैं, तो वन आफ्टर द अदर टिल अ स्टेबल न्यूक्लियस इज द एंड पॉइंट। तो ये कब तक इमिट करते रहेंगे, जब तक उनको स्टेबिलिटी गेन नहीं होगी। तो ये सारा खेल किस लिए चल रहा है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, है ना। तो फिगर को और एक बार देख लीजिए, है ना, फिगर को और एक बार क्लियरली देख लीजिए, उसके अंदर में समझ में आएगा आपको फिगर को, ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, बीटा पार्टिकल्स कब तक इमिट करते रहेंगे, जब तक कि वो ये स्टेबिलिटी बेल्ट में ना आ जाए, ठीक है ना, स्टेबिलिटी बेल्ट में। अब जब तक क्या होते रहेंगे, इमिशंस होते रहेंगे, अल्फा इमिशंस और बीटा इमिशंस, और जब वो स्टेबिलिटी बेल्ट के इन बिटवीन आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये सारा खेल किस लिए चल रहा है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर मान लो कि इंक्रीज होते हैं, है ना, इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज होंगे तो बीटा पार्टिकल्स इमिट करेंगे, है ना, और वो स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाएंगे, है ना।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज करेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे और इंक्रीज करेंगे तो बीटा पार्टिकल्स के हिसाब से, है ना। तो ये दोनों के अंदर में कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ऑड एंड इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनजेड रूल और एनपी रेशियो भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके आगे देखना है हमें, उसी के आगे देखना है, आगे न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, मास डिफेक्ट पे और पैकिंग फ्रैक्शन पे, ठीक है, मास डिफेक्ट और पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर में। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।